Hello, my dear students. Welcome to my channel Ladder of Success. I am here to make your concept crystal and clear. मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हो एंड आप बोर्ड्स देना चाहते हो और आपको बायोलॉजी से डर लगता है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मैं आप सबको बायोलॉजी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकूं एंड आपका ये बायोलॉजी का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए. So, let's start. Push yourself because no one else is going to do it for you. मेरे प्यारे बच्चों, जब पढ़ने का मन करे तो सब पढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंसेस वहाँ पे क्रिएट होता है ना, जब हमें पढ़ने का मन ना भी करे तब भी हम बुक्स लेकर बैठे हैं. Now, today we are going to study about life processes. First chapter of class 10, life processes, है ना. मेरे प्यारे बच्चों, मेरा लेक्चर CBSE बोर्ड के लिए है. सो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या? व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस? द वेरियस बेसिक functions performed by living organisms. The various basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth. Life processes क्या है? The various basic functions performed by living organisms to maintain their life on earth. हमारे बॉडी हमारा बॉडी जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है जिससे यह जीवन बना रहे इस पृथ्वी पर, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. जैसे हम सांस ले रहे हो, या हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, या फिर हम मल मूत्र त्याग रहे हो, ये सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस हैं. ठीक है. The basic life processes common to all living organisms are as follow. मेरे प्यारे बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं, चाहे आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब में कुछ लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस सिमिलर्स होते हैं, मैं उन सब का नाम लिख रही हूँ. एंड दे आर 4 in numbers. They are 4 in numbers. First, nutrition. Second, respiration. Now third is transportation. And fourth one is excretion. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन,
बच्चों हम खाना खाएं, प्रोसेस हुआ न्यूट्रिशन, उस खाने का ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, एंड देन वो एनर्जी का हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स के सेल्स तक पहुंचाना, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन, एंड हमारे बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस को का बाहर जाना नोन एज एक्सक्रेशन. The all four processes are linked to each other: nutrition, respiration, transportation, excretion. हम सब ये चारों प्रोसेसेस को बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ेंगे. Now, tell me one thing, what is nutrition? न्यूट्रिशन है क्या? सॉरी, ये इरेज हो गया. What is nutrition? न्यूट्रिशन है क्या? The process by which a living organism obtain and utilize food is called nutrition. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन प्राप्त करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना. जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो बच्चे डायरेक्टली लिख कर आ जाते हैं द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन. गलत है. द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. भोजन लेना और उस फूड का फूड से एनर्जी का यूटिलाइजेशन ही न्यूट्रिशन है. ठीक है. अच्छा बच्चों, मेरे को ये एक बात बताओ, हम फूड का यूटिलाइजेशन कहाँ है? हम फूड क्यों लेते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी. दूसरा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड तीसरा है repair of damaged tissues. ठीक है. फूड हम क्यों खाते हैं? ताकि हमें फूड से एनर्जी मिल सके, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, और हमारे बॉडी में कहीं पे भी हमारा बॉडी पार्ट्स कहीं पे भी डैमेज हो जाए, कहीं पे कट गया, कहीं पे छिल गया, तो उस डैमेज टिश्यू का रिपेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए जो हमें फूड से मिलता है. ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब बात आती है, हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन क्या है. ठीक है,
हमें फूड क्यों ज़रूरी है, हमारे बॉडी को फूड से क्या मिलता है ना। अब बात आती है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। बात आती है किसकी? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। Types of nutrition. My dear students, there are two types of nutrition. पहला autotrophic और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? क्या आप मेरे को बता सकते हो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? Very good. Autotrophic nutrition are those type of nutrition in which organisms prepare their own foods. ठीक है, organism prepare their own food. जो organisms हैं वो अपने आप ही भोजन बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हम बारी बारी से दोनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? आउटो का मतलब क्या हुआ? आपको पता है आउटो का मतलब क्या होता है? आउटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स not trophic, only trough means nutrition। ठीक है, outer means self and trough means nutrition। Those organisms which have the ability to synthesize their own foods is known as autotrophic animals। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, समझ गए? जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। जो भी ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। अब हम बारी बारी से दोनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। दोनों न्यूट्रिशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। पहले कौन सा न्यूट्रिशन पढ़ना चाहोगे? हेटेरोट्रॉफ की ऑटोट्रॉफ? ऑटोट्रॉफ है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसा कि इसका डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑटोट्रॉफिक आर दोस इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, अब बात आती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं। बच्चों, बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका होता है फ्लो चार्ट बना के पढ़ना। चूँकि स्पेस कम है, नहीं तो मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाती कि न्यूट्रिशन डिवाइडेड टू पार्ट्स में, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिवाइडेड इन फर्दर 2 पार्ट्स एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिवाइडेड इन फर्दर 3 पार्ट्स। हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो टाइप के होता है। पहला
फोटोसिंथेसिस आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या? फोटोसिंथेटिक आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा है केमोसिंथेटिक आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है? फोटोट्रॉफिक आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जनरली प्लांट्स में होता है। एंड मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हार्श कंडीशन में रहते हैं, लाइक अंडर द डीप वाटर ऑफ सी, समुद्र के नीचे, जहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, जहाँ पे सनलाइट पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है, उस वैसे एरियाज़ में केमोसिंथेटिक आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। मीन्स कि न्यूट्रिशन जो होता है वो आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, वो केमिकल्स के थ्रू होता है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फोटोसिंथेटिक आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बहुत ही डिटेल में तो हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। तो यहाँ पे ये जनरली परफॉर्म किसके थ्रू होता है? ग्रीन प्लांट्स के थ्रू होता है ना? किसके थ्रू होता है? ग्रीन प्लांट्स के थ्रू होता है, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप सब पढ़े होंगे क्लास 9th में। द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट ऑन प्लांट्स इज नोन एज क्लोरोफिल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, केमोसिंथेटिक आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ऐसे जो बहुत ही हार्श कंडीशन में, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो कि नॉर्मल बीइंग्स जो कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रहता है, वैसा एटमॉस्फेरिक उस एनिमल्स को नहीं मिल पाता, एकदम हार्श कंडीशन में रहता है, वो एनिमल्स केमोसिंथेटिक आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। किसके प्रेजेंट्स में? केमिकल्स के प्रेजेंट में। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा क्लास 10th है। क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए जहाँ तक का लेवल है आप लोगों का वहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, इसका बस एग्जाम्पल याद रखो। एग्जाम्पल क्या है इसका? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में प्रेजेंट होता है जनरली। मैं इस बैक्टीरिया के बारे में बता रही हूँ। ये अपने एटमॉस्फेयर में जो कि अमोनिया प्रेजेंट है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इन सब का यूज़ करके केमिकल एनर्जी बनाता है। एंड इन केमिकल एनर्जी को ही फूड के रूप में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इन केमिकल एनर्जी को ही फूड के रूप में यूटिलाइज करते हैं। इसका एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। आई थिंक बच्चों को बायो में कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन तो रटा होता है ना? तो हम पढ़ते हैं आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स
प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो 4 चीज़ें क्या हैं? पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर H2O, नाउ तीसरा लाइट, चौथा क्लोरोफिल। चौथा क्या है? क्लोरोफिल। मैंने यहाँ पे लाइट लिखा है, सनलाइट नहीं लिखा है। रीज़न सोचो, रीज़न सोचो। CO2 कहाँ से मिलता है? एयर से। वाटर H2O मिट्टी के अंदर, या फिर जब वर्षा हो या फिर हम खुद पौधे को पानी दे, देन वहाँ से मिलता है। लाइट जनरली सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफिल प्लांट्स के पास खुद ही रहता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। बच्चों, मैंने यहाँ पे लाइट लिखा है, सनलाइट नहीं लिखा है। रीज़न है क्योंकि अब साइंटिस्ट लोग बिना सनलाइट बिना सनलाइट के भी, नॉर्मल लाइट में भी प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लाइट वर्ड का यूज़ किया है। ये सब हायर स्टडीज़ की बात है, तो आप यहाँ पे लाइट की जगह सनलाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लांट को इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है क्या? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है क्या? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है 6 CO2 प्लस 12 H2O C6H12O6 6H2O 6O2। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम ही होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करती है? क्लोरोफिल। CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिले, सनलाइट आया, फिर रिएक्शन हुआ जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, वाटर निकला, O2 निकला, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी मेरे प्यारे बच्चों, कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, लेकिन यही ह्यूमंस जो होते हैं ना, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट्स होता है वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में, है ना। और ह्यूमंस जो होते हैं वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं और किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से बायोलॉजी पढ़ा दूँगी कि आप लोगों का जो बायोलॉजी है ना, वो एकदम फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। यूँ चुटकी बजाए और बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट सामने। नाउ अब फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होता है, उनके स्टेप्स क्या क्या है? मेरा लेक्चर बिल्कुल NCERT के बेसिस पे है। NCERT ही को बेस मान के मैं
आप लोगों के सामने ये लेक्चर लेकर आई हूँ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का स्टेप 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैंने क्या बोला? क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो पहला है एब्जॉर्प्शन। आप सब ना नोट्स लेकर बैठो, एक कॉपी रख लो अपने पास, बेटर होगा, क्योंकि हमें अभी तो लगता है कि समझ में आ गया, सब कुछ है दिमाग में, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे ना हम भूल जाते हैं। तो रिवीजन के लिए हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास करके वैसा नोट्स जो हम खुद बनाएं। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा बुरा है बट कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्या हो गया? मान लो प्लांट है, उसकी लीव्स है, थोड़ा बुरा डायग्राम है बट ठीक है ना। ये लीव्स है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लीव्स, स्टेम जो तना होता है ना उसमें भी टाइनी पोर होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमाटा। जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा। वो प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा कुछ इस तरह का होता है। ये है गार्ड सेल, ठीक है, और ये अगल बगल वाला सेल, ये गार्ड सेल है। ये क्या है? गार्ड सेल है ना। और ये जो बीच में पोर्स है उसे हम कहते हैं स्टोमाटा। और जो गार्ड सेल के बीच में ये आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये क्लोरोफिल के थ्रू ही लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इस क्लोरोफिल के थ्रू ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। और जब प्लांट की लीफ में रूट के थ्रू वाटर पहुंच जाता है, तो ये जो गार्ड सेल है ना बच्चों, ये गार्ड सेल जब ऐसे तो ये श्रिंक रहता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब पानी इसके अंदर आ जाता है तो फिर ये फूल जाता है। और फूलने से पहले तो ये इस शेप में होता है, पहले ऐसे बंद रहता है। जब पानी आता है तो ये फूल कर ऐसा कुछ इस तरह का हो जाता है। एंड ये जो स्टोमाटा है ना वो ओपन हो जाता है। पानी जाता है तो ये फूल कर बीन्स के शेप का हो जाता है। एंड जो स्टोमाटा का पोर जो है वो ओपन हो जाता है। एंड पानी जाने के बाद जब इवोपोरेशन होता है तो फिर ये नॉर्मल वापस ये स्टोमाटा जो होता है ये पोर भर जाता है, ठीक है। नाउ दूसरा क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी to chemical energy. Conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen.
अब दूसरा स्टेप है कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप सब ने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा होगा। 6CO2 12H2O C6H12O6 6H2O एंड 6O2 है ना। लाइट एनर्जी सनलाइट इस पे पड़ी, स्टोमाटा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया सनलाइट को, ठीक है। फिर वो सनलाइट एनर्जी जो कि लाइट एनर्जी है उससे केमिकल एनर्जी, मतलब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जिससे कि पानी का जो मॉलिक्यूल है वो टूट गया किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं टूटता। ये पूरा ये जो O2 है ना, ये O2 वाटर का O2 है, ठीक है। CO2 कभी नहीं ब्रेक डाउन होता जिससे कि ये O2 बने। ये H2O ये वाटर का O2 है, निकला है इससे। CO2 डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से कोई कनेक्शन नहीं है। ये वाटर का ब्रेक डाउन होकर ये ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है, फोटोसिंथेसिस का तीसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये दोनों रिएक्शन आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। अगर फर्दर आप लोगों को जानना है रिडक्शन के बारे में देन कमेंट में। पहला हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों समझा दिया। एंड देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने क्या बोला, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है ना एटमॉस्फेयर में, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता, वो वाटर का होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस नोन एज रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तीनों स्टेप्स है किसके, फोटोसिंथेसिस के। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स बना लें। ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं स्टोमाटा के बारे में। बच्चों डायग्राम आ जाता है क्लास 10th में ना, सीबीएसई बोर्ड में, स्टोमाटा का ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टोमाटा एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड मैक्सिमम टाइम आ चुका है, एक साल मतलब ऑल्टरनेट ईयर आ ही जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा है क्या, स्टोमाटा आर the tiny pores. Stomata are the tiny pores like a structure present on surface ऑफ लीव्स, सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा जो है वो टाइनी पोर्स लाइक का स्ट्रक्चर है जो कि
लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? स्टोमेटा होता कैसे है? लाइक ये एक लीफ है, नहीं बच्चों, सिर्फ लीफ में ही नहीं बोलेंगे, लाइक जो स्टेम होता है ना, जो ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं, जो टाइनी प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम भी ग्रीन कलर के होते हैं। तो स्टेम में भी ना फोटोसिंथेसिस होता है, स्टेम में भी क्लोरोफिल होता है एंड स्टेम में भी स्टोमेटा होता है। इस लीफ में ना अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो टाइनी स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, और ये टाइनी स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टोमेटा। कुछ इस तरीके से मैंने अभी कुछ देर पहले डायग्राम बनाया था, है ना। ये है स्टोमेटा। एक्चुअली ये स्टोमेटा नहीं है, ये है गार्ड सेल। ये बीच का जो होल है ये है स्टोमेटा, एंड ये जो लिटिल ग्रीन डॉट दिख रहा है ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है ना, जिसमें होता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है, प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देखें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ो आप कहीं से भी, लेकिन टिके रहो एनसीईआरटी पे, ठीक है। कहीं से भी पढ़ लिया बट एक बार एनसीईआरटी पे नज़र दौड़ा लिया। लास्ट में एनसीईआरटी ज़रूर पढ़े, खास करके बायोलॉजी में। यू नो व्हाट, बायोलॉजी इज़ द बाइबल ऑफ द एनसीईआरटी इज़ द बाइबल ऑफ बायोलॉजी। मतलब लाइक होली बुक्स होता है ना, जैसे हमारे हिंदूज़ में गीता है, मुस्लिम में कुरान है, क्रिश्चियन में बाइबल है, वैसे ही एनसीईआरटी है ना, वो एक होली बुक है बायोलॉजी के लिए। अब स्टोमेटा का डेफिनेशन हो गया। अब पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, पहला फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ gases during photosynthesis and respiration। पहला फंक्शन है ट्रांसपिरेशन, दूसरा फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता क्या है? ट्रांसपिरेशन क्या होता है आप लोगों को तो पता होगा, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ transpiration is the process of removal of water in the form of water vapor। बच्चों प्लांट जो है ना वो पानी को ना एटमॉस्फेयर अपने इन्वायरमेंट में छोड़ता है, किसके फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। और ये वाटर वेपर आया कहाँ से?
अरे मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा ना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में H2O निकला था उस रिएक्शन से। CO2 और H2O का जब रिएक्शन हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, तो क्या क्या बना था? C6H12O6 ग्लूकोज बना था, H2O एंड O2। तो जो H2O और O2 होता है ना, वो प्लांट जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो जो H2O जब वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है ना, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अक्सर जब हम सुबह सुबह जाते हैं छत पर, तो प्लांट्स को आप जब सुबह जाओगे ना, तब देखना प्लांट्स ठंड के टाइम में अक्सर, तो वो प्लांट्स के लीव्स पे ना छोटे छोटे पानी के बूंद बने रहते हैं। वो वही होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट्स रिलीज़ करते हैं। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, O2 का रिलीज़ करना, CO2 को इनटेक करना, ये दोनों फंक्शंस स्टोमेटा के हैं। तो स्टोमेटा है क्या? डेफिनेशन ऑफ स्टोमेटा: स्टोमेटा आर द टीनी pores like a structure present on the surface of leaves, and the function of a stomata is first transpiration, second exchange of gases during photosynthesis and respiration। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड। नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा खुलता और बंद कब होता है? पहला ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा opens on swelling। अच्छा, कोई भी चीज़ स्वेल कब करता है? स्वेल मतलब किशमिश को अगर हम किशमिश, चना, बादाम कुछ भी हम पानी में डालकर रात को भिगोकर छोड़ देते हैं, तो वो सुबह फूल जाता है। सुबह फूलता है ना बच्चों, उसे ही कहते हैं हम स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब फूलना। स्टोमेटा ओपन्स ऑन स्वेलिंग। स्वेलिंग कब हुआ? जब पानी अंदर गया, मीन्स H2O enters। H2O enters। स्टोमेटा ओपन्स ऑन स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल। बता चुकी हूँ, डिस्कस हो चुका है। गार्ड सेल जब वाटर जब स्टोमेटा में जाता है, तो जो गार्ड सेल होता है वो स्वेल कर जाते हैं, वो फूल जाते हैं। जब H2O जाता है ना, तो वो स्टोमेटा खुल जाता है कुछ इस प्रकार से। बीच में क्या है? ये स्टोमेटा, ये है गार्ड सेल। ठीक है, ये क्या हो गया? ओपनिंग। अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा closes on श्रिंकिंग। श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ जाना। श्रिंकिंग यानी कि सिकुड़ता कब है? पानी अंदर आया तो वो फूल गया, अब वापस चने को 2-3 दिन तक रख दो बाहर। फूला हुआ चने, वो वही चना जिसको हमने रात भर पानी में भिगोकर छोड़ा था, उस चने को हम बाहर रख दें कुछ दिनों तक, तो वो चना वापस से सूख जाता है, यानी कि उससे वाटर निकल जाता है। उसे हम कहते हैं श्रिंकिंग। श्रिंकिंग यानी कि H2O मूव्स आउट। H2O मूव्स आउट, है ना। स्टोमेटा क्लोजेज ऑन श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल, यानी कि खेल किसका है? खेल है गार्ड सेल का। किसका है खेल? मेन गेम है गार्ड सेल का। यहाँ पे देख रहे हो गार्ड। स्कूल्स में गार्ड होते हैं, बिल्डिंग्स में गार्ड्स होते हैं। गार्ड का काम क्या है? अंदर कौन आ रहा है, बाहर कौन जा रहा है ना।
तो स्टोमाटा के बगल में जो 2 सेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल। ये गार्डिंग करते हैं कि स्टोमाटा के थ्रू CO2 अंदर आया, O2 बाहर गया। ये गार्ड सेल है ना। कर लिया हमने पूरा स्टोमाटा का डेफिनेशन, फंक्शंस और वो कैसे खुलता और बंद होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इन वेरी डिटेल। आई थिंक कि मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस तो प्रोसेस हो गया ग्रीन प्लांट्स का, है ना। अब वो जो प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट्स एरिया में रहते हैं, डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं जहाँ पे धूप बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं, वो कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं वैसे प्लांट जो कि डेजर्ट्स एरिया में रहते हैं। बताओ बच्चों, बताओ वो कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस वो करते हैं, सॉरी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन deserts plants. Photosynthesis in deserts plants. Like what? Like cactus. जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं ना, जहाँ पे पानी भी सफिशिएंट नहीं, सनलाइट बहुत ही ज़्यादा, एक्सेस कहते हैं ना बच्चों हमें, हाँ जैसे हाँ फूड कुछ भी चीज़ एक्सेस में हार्मफुल होता है ना। कुछ भी चीज़ एक्सेस में हार्मफुल होता है, कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही वो चीज़ लाइक हम भोजन खाते हैं, तो जितना हमारे बॉडी का नीड्स है उतना भोजन उतना फूड हम इंटेक करें तो अच्छा है। और अगर हम एक्सेस अमाउंट में फूड खा लें तो क्या होता है। अगर मेरी कज़न थी ना, हम लोग कंपटीशन कर रहे थे कोई कितना रोटी खाता है, कोई कितना रोटी खा सकता है। मेरी कज़न ने ना 12-13 रोटी वो खा गई बस कंपटीशन के चक्कर में, एंड यू नो व्हाट, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। इसीलिए कोई भी चीज़ लिमिटेड अमाउंट में ही अच्छा होता है, एक्सेस में कोई भी चीज़ खराबी होता है। तो डेजर्ट एरिया में हीट बहुत ज़्यादा होता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना सनलाइट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट कैसे शो करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टोमाटा है ना दिन में बंद रहता है, दिन में स्टोमाटा क्या होता है, बंद रहता है। नाइट में स्टोमाटा ओपन होता है, नाइट में स्टोमाटा ओपन होता है। इन नाइट स्टोमाटा ओपन्स और जो ये स्टोमाटा खुलता है CO2 लेता है इन्वायरमेंट से, H2O लेता है इन्वायरमेंट से। और दिन में क्या करता है ना बच्चों, ये स्टोमाटा ना दिन में जो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं ना, वो अपने स्टोमाटा को क्लोज रखते हैं, अब स्टोमाटा क्लोज करके दिन में क्या करते हैं, रात को स्टोमाटा खोल दिया, दिन को स्टोमाटा बंद रहता है। जब रात को मतलब शाम के टाइम में जब हल्का हल्का सनलाइट आता है तो उस टाइम ना स्टोमाटा खोल कर CO2 ले लिया इन्वायरमेंट से, H2O पहुंच गया स्टोमाटा तक, ठीक है। अब दिन में स्टोमाटा क्लोज कर लिया एंड विद द हेल्प ऑफ CO2 H2O
और जो सनलाइट वो ट्रैप करके रखा है। शाम के टाइम में स्टोमेटा ओपन किया, ठीक है, शाम के टाइम में स्टोमेटा ओपन किया एंड फिर क्या हुआ, पूरा CO2 और H2O लिया, फिर वो स्टोमेटा क्लोज़ कर लिया, और जो स्टोमेटा क्लोज़ कर लिया फिर सनलाइट तो ट्रैप्ड है स्टोमेटा में। एंड डे के टाइम में क्या होता है कि वो फूड बनाते हैं, वो दिन को खाना बनाते हैं। जो डेजर्ट्स प्लांट होते हैं ना, वो दिन को खाना बनाते हैं। CO2 H2O लेकर ग्लूकोज फॉर्म कर लिया फूड, ठीक है। यहाँ पे ये जो डायग्राम पर चार्ट दिखाई हूँ मैं, नाइट को स्टोमेटा खुलता है, CO2 और H2O लिया, दिन में स्टोमेटा बंद रहता है और फूड, जो डेजर्ट प्लांट है वो फूड बनाते हैं, ठीक है। आई थिंक कि इतना कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा बच्चों। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। अगर मेरे से कोई कॉन्सेप्ट आउट ऑफ टॉपिक न्यूट्रिशन क्लास 10th लेवल का इस लेक्चर में कुछ भी अगर मैं पढ़ाना भूल गई हूँ तो फिर आप मेरे को वापस से याद दिलाइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। एंड कल हम पढ़ेंगे हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन इन वेरी डिटेल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।